हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम यूनिट 4 के लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, यूनिट लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोंजेस मेथड, मोंजे की विधि। ये यूनिट 4 का बेस्ट टॉपिक में से एक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मोंजे विधि से हल कीजिए। मैंने इसका जो थ्योरी है उसको नहीं लिया है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या काम करने उसको शुरुआत से बताया था आप लोग को कि सबसे पहले आर इक्वल टू दिया हुआ है, आर और आर एस टी के फॉर्म में दिया रहेगा आपके पास में, या फिर इसको पसंद करें तो आर माइनस ए स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, dp इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई। मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, आर डी एक्स के इक्वल है, आर के इक्वल है, और ये dx ये किसके इक्वल है, s के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे p है ना। डेल p अपॉन डेल x का मतलब क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल x, p की वैल्यू डेल z अपॉन डेल x। मतलब ये क्या है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, ये r है। ठीक है, ये r हो गया, और ये dx, ये s हो गया, ये dy। ठीक है, यहां से dp से हमें इस वैल्यू को लिखना है और d को इक्वल टू s dx प्लस t dy लिखना है। उसके बाद यहां से r की वैल्यू निकाल लेनी है। मतलब कि यहां से s dy का पहले पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा, dp माइनस s dy हो जाएगा पक्षांतर किए तो, फिर dx को डिवाइड में ले जाओ तो dx हो गया, यहां से प्राप्त हो गया ये वाली वैल्यू, r इक्वल टू dp माइनस s dy अपॉन dx। और t की वैल्यू भी सेम मिलेगी हम लोग को, यहां से s dx को पक्षांतर कर दो तो dq माइनस s dx अपॉन dy हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। आपको पहला काम यही करना है कि r और t की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है इसी इक्वेशन से। ठीक है, उसके बाद में जो r और t का वैल्यू उसको हम रख देंगे इस इक्वेशन में, जो गिवन इक्वेशन होगा उसमें रख दिए। तो r की वैल्यू रख दिए, a स्क्वायर यहाँ पे है और t की वैल्यू रख दिए, तो a स्क्वायर और t ये t की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये t की वैल्यू है। तो इसके बाद में हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरे वैल्यू को, उसके बाद सबको सेपरेट कर दो लेफ्ट साइड में। सबको लेफ्ट साइड में लाने के बाद में क्या करना है, x जो मल्टीपल होगा उसको अलग कर दो, और जो x के बिना वाला मल्टीपल होगा उसको अलग कर दो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, यहां से हम इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ कुछ वैल्यूज सॉर्ट आउट करके इंटीग्रेशन करेंगे। फिर हमें p और q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। याद रखना कि p और q का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां से देखो, हम सबको सॉल्व करने के बाद में p और q का वैल्यू निकालिए, बस यही काम करना है। इस पेज में पूरा यही काम हुआ है, p और q का वैल्यू निकाला गया है। ठीक है, p और q की वैल्यू निकालने के बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे कुछ इस प्रकार, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में प्रतिस्थापित करेंगे। उसके बाद में इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो, वैल्यू पुट करने के बाद में हम इसका इंटीग्रेशन कर दिए समाकलन करने पर, तो जो इक्वेशन प्राप्त होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, मेन सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने किया यहां से r निकालिए, s और t निकालिए। ठीक है, अगर r और t के फॉर्म में दिया है तो उसके बाद में यहां से s और s मल्टीपल और बिना s वाली को अलग अलग कर दिए, और s का जो मल्टीपल होगा वो माइनस में रहेगा, उसको माइनस में लेना है। ठीक है, ये मोंजे का विधि है, मोंजे की विधि है। अब उसके बाद में मोंजे का सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, जो s का जो मल्टीपल होगा उसको ले लिए, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर उसके बाद में p और q का वैल्यू निकालने के बाद में उसको d इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखने के बाद में उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं पूरे पूरे को। तो देखिए, हम जानते हैं कि dp इक्वल टू क्या होता है, r dx प्लस s dy, और dq इक्वल टू s dx प्लस t dy। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में इन समीकरणों को हल करने पर हम r इक्वल टू मैंने निकाल के बता दिया था, पक्षांतर करके आपको निकाल लेना है। तो dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स तथा t इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। इन मानों को दिए गए समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, दिया गया समीकरण कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसमें प्रतिस्थापित कर दिए तो r की जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गया, और t की जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो y जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब dp dy हो जाएगा, dp dy माइनस एस डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, एस डी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में राइट साइड में ए स्क्वायर डी क्यू और डी एक्स, और ए स्क्वायर को उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए स्क्वायर एस डी एक्स का
एस डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबको लेफ्ट साइड ले आओ और एस वाले को एक साथ रख दो और बिना एस वाले को एक साथ रख दो। तो डी पी डी वाई, इसमें एस नहीं है, अलग है, यहाँ पे भी एस नहीं है, तो माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिना एस वाला। अब एस वाला देखते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस एस डी वाई का स्क्वायर है, इसको पक्षांतर किया तो प्लस हो गया ए स्क्वायर एस डी एक्स का स्क्वायर। यहां से माइनस एस को बाहर निकाल दो तो डी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां से भी एस बाहर हो चुका है, तो डी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे प्लस जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाल दिया है, ये माइनस हो गया ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया। अब ये जो s का मल्टीपल है और यहाँ पे s नहीं है, मतलब कांस्टेंट मल्टीपल मान के चलते हैं इसको, जो कांस्टेंट मल्टीपल है दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं, मतलब डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करने पर 0 हो गया, और डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x जो मल्टीपल होगा उसको भी 0 के बराबर रख देंगे हम। ये समीकरण है। ठीक है, मोंजे सहायक समीकरण है ये दोनों। अब इसके बाद में यहां से हम इसको ले सकते हैं डी वाई स्क्वायर, मतलब डी वाई होल स्क्वायर माइनस ए डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डी वाई प्लस ए डी एक्स और डी वाई माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए माइनस बी ए प्लस बी आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिए, अभी इसका यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यू से हम डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0 कर दिया हमने, या डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसको थोड़ा सा डी को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद में डी वाई माइनस ए एक्स और डी वाई प्लस ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमें इसका यूज करना है अभी। तो अब देखिए समीकरण 1 व 3 से समीकरण नंबर 3 कौन सा है, देखो यहां से समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण नंबर 3 से क्या किया गया है, जो dy है, dy की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, adx हो जाएगा, adx पक्षांतर करने पर इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मतलब यहाँ पे हमने रख दिया और कहीं पे dy तो है नहीं, तो dp इंटू adx आ गया dy की जगह पे, माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे, या इसी को हम लिख सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे ए डी एक्स में भी है, इसमें भी है, ए यहाँ पे भी है, डी एक्स यहाँ पे भी है, तो ए डी एक्स को हमने दोनों में से बाहर निकाल दिया, क्या बचा, ए डी एक्स बाहर निकल लिया, डी क्यू बचा, डी क्यू और माइनस ए डी, अच्छा ये डी पी है ना, यहाँ पे पी आ जाएगा, ए डी पी माइनस ए डी क्यू अंदर बच जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम 0 के बराबर नहीं लेते हैं क्योंकि डी एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 के बराबर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू 0 के इक्वल ले लिए, तो यहाँ मिल गया p माइनस ए क्यू इक्वल टू 0 मिल गया हम लोग को। ठीक है, p माइनस ए क्यू इक्वल टू 0 मिल गया। ये इक्वेशन को अब यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 व 5 से, ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 5 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 5 है, तो समीकरण नंबर 3 ये वाला है, तो यहां से क्या मिलेगा हम लोग को, यहां से हमें मिल जाएगा इसका, जब समीकरण नंबर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो y माइनस एक्स मिलेगा इक्वल टू, हम कांस्टेंट मान लेते हैं a1, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो p माइनस ए क्यू मिलेगा और उसके बाद मान लेते हैं b1 जो कि फंक्शन ऑफ a1 है। अब ये फंक्शन ऑफ a1 है तो a1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, y माइनस एक्स की इक्वल है, तो यहां से वहां पे आ जाएगा, मतलब कि a1 की वैल्यू y माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, यही काम हमें हर इक्वेशन पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे b जो है, जो पहले लेंगे वो तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, और दूसरे में जो फंक्शन मानेंगे, जो कांस्टेंट मानेंगे वो फंक्शन ऑफ a1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमने यहाँ पे रख दिया b1 की जगह पे p माइनस ए क्यू इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स। यह एक मध्यवर्ती समाकल इंटरमीडिएट इंटीग्रल है। ठीक है, देखिए आगे सेम काम जैसे कि हमने यहाँ पे किया 1 और 3 के लिए, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए यहाँ पे 1 और 3 में किया हमने अभी, अब हम 1 और 4 से सॉल्व करेंगे। 1 और 4 से सेम काम करेंगे यहाँ पे, मतलब dy की वैल्यू यहाँ पे हमने प्लस adx लिखा था, यहाँ पे dy की वैल्यू माइनस adx रखेंगे, यहाँ पे माइनस adx हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे dp माइनस adx ये मिल गया, माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू इंटू डी एक्स मिल जाएगा इक्वल टू 0।
माइनस ए डी एक्स को हमने बाहर निकाल दिया तो डी पी बच जाएगा इसमें, और यहाँ पे माइनस बाहर निकाले इसलिए ए डी क्यू बच जाएगा प्लस में इक्वल टू 0। तो इसको हम डी पी प्लस ए डी क्यू को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो डी पी प्लस ए डी क्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने पर मिल जाएगा पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन से हमें प्राप्त हो जाएगा y प्लस ए एक्स इक्वल टू a1, और यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो p प्लस ए क्यू इक्वल टू b1, जिससे हमें p प्लस ए क्यू इक्वल टू f a1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में f a1 आ जाएगा, f2 a1, क्योंकि फंक्शन 1 मान चुके हैं। तो p प्लस ए क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, f2 a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है y प्लस ए एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस ए एक्स। अब पहले हमने a1 मान लिया था, इसलिए यहाँ पे a1 नहीं मानना है। अब कि इसी प्रकार 4 तथा 1 से द्वितीय मध्यवर्ती समाकल निम्नांकित प्राप्त होता है करके डायरेक्टली आप इसको लिख दोगे, इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 6 व 7 से, समीकरण नंबर 7 ये हो गया, समीकरण नंबर 6 ये हो गया, दोनों को मैं रख देता हूं एक जगह पे। तो p माइनस ए क्यू इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 को मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, p माइनस ए एक्स, p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस में है ए क्यू, यहाँ पे माइनस में, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 2p आ जाएगा, क्योंकि p तो प्लस में, यहाँ पे प्लस में है, तो 2p इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स, ये हो जाएगा। 2 को डिवाइड में ले जाओ तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 था, इसको डिवाइड में ले गए, तो f1 y माइनस ए एक्स प्लस 1/2 f2 y प्लस ए एक्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया हुआ है p इक्वल टू, ये आ चुका है। अब वैसे ही q निकालेंगे, q कैसे निकालेंगे, जब दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब इसमें माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 2aq मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ये प्लस हो गया 2aq और aq प्लस 2aq मिल गया, इक्वल टू f2 y प्लस ए एक्स और माइनस f1 y माइनस ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/2a f2 y प्लस ए एक्स माइनस 1/2a f1 y प्लस y माइनस ए एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मिला है यहाँ पे, q इक्वल टू 1/2a y2 f2 y माइनस 1/2a f1 y माइनस ए एक्स। तो हमें p और q की वैल्यू यहां से प्राप्त हो चुकी है। अब इन दोनों वैल्यू को हम रखेंगे d z इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख देंगे। p की वैल्यू, p की पूरी वैल्यू रख दो, d z इक्वल टू 1/2 f1 y माइनस ए एक्स प्लस 1/2 f2 y प्लस ए एक्स dx। ठीक है, प्लस 1/2 a f2 y प्लस ए एक्स माइनस 1/2 a f1 y माइनस ए एक्स। अब देखो यहाँ पे 1/2a हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, 1/2a। देखो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, हम थोड़ा लॉन्ग कट में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे f1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f1 y माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसको नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, 1/2a कहां से आया, जैसे यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 है, हम इस 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 1/2 है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं 1/2a, तो यहाँ से 1/2a दोनों में से खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ 1/2 है तो इसको भी a बना देते हैं, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और a का डिवाइड करना पड़ेगा। तो dx में हमने a का मल्टीप्लाई कर दिया और a का डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो पूरे से 1/2a बाहर निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे f2 y प्लस ए एक्स यहाँ पे भी है, f2 y प्लस ए एक्स यहाँ पे भी है, 1/2 को हमने बाहर कर दिया है, तो y प्लस ए एक्स यहाँ पे भी है और y प्लस ए एक्स यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे जो है f2y प्लस ax उसमें सिर्फ y का मल्टीपल है, यहाँ पे a dx का मल्टीपल है। तो जब हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो जब f2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, dy प्लस adx बचेगा, ये dy प्लस adx बचेगा। ठीक है, तो हमने पूरे का कॉमन निकाल दिया, 1/2a तो सब में है वैसे भी, तो 1/2a f2y प्लस ax और यहाँ पे dy प्लस adx। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/2a तो वैसे बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे उसका भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसको हटा देना। अब देखो -1/2a, तो यहाँ से -1/2a को जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे dy है, अगर माइनस को बाहर निकाल दिए तो ये dy प्लस हो जाएगा, हमने माइनस को बाहर निकाल दिया तो dy प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे f1y-ax आ गया, फिर ये माइनस जब बाहर निकालें तो ये जो है प्लस में था उसको हम बीच में माइनस कर देंगे। ठीक है, बीच, अच्छा ये प्लस में था, इसको हम बीच में माइनस लगा देंगे और a dx को लिख देंगे। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया, dz इक्वल टू ये हमें मिल गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ फंक्शन हमें पता ही नहीं है, उसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, d को बाहर निकाल दो तो y प्लस ax उसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन फंक्शन ही हमें पता नहीं है तो इंटीग्रेशन हम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो हम उसको मान लेते हैं phi2, f2 dy प्लस ax को हम मान लेते हैं f2 phi2, और यहाँ पे f1 dy माइनस x को मान लेते हैं phi1 y माइनस ax। ठीक है, तो हमें ये z प्राप्त हो गया। इसको हम अब इस पूरे को मान f1 कैपिटल में y माइनस ax और कैपिटल f2 y माइनस ax मान लिए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर फंक्शन पता होता तब हम इसका इंटीग्रेशन कर पाते, अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के बाद भी उसका आंसर लिख सकते हो, इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले कह लेते हैं। pt माइनस क्यू एस इक्वल टू क्यू क्यूब। हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डी एक्स टी डी वाई, और t इज इक्वल टू, यहाँ पे t को निकाल लिया गया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ t है। ठीक है, सिर्फ t है, यहाँ पे r नहीं है, और s तो है ही क्योंकि s कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ t निकाला गया है, यहाँ पे r नहीं निकाला गया है क्योंकि r की जरूरत नहीं है, r को पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि r ही नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए t के इस मान को समीकरण नंबर इस मान को दिए गए समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे t रख दिया गया है तो डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस क्यू एस हो गया इक्वल टू क्यू क्यू। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में थोड़ा सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया, जो x में जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होगा, और जो बिना s के बिना वाला मल्टीपल होगा, s के बिना जो होगा वो क्या होगा, पी डी क्यू माइनस क्यू क्यू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मोंजेस सहायक समीकरण क्या मिलेगा हम लोग को, पी डी क्यू माइनस क्यू क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन, एक तो पहला वाला हो गया इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो हम जानते हैं कि z इक्वल टू डी जेड इक्वल टू क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी की वैल्यू जो है 0 के इक्वल है, तो z इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग को डायरेक्टली a प्राप्त हो गया। ठीक है, z इक्वल टू हमें मिल गया a। अब यहाँ पे आते हैं, पी डी क्यू माइनस क्यू क्यूब डी वाई, पी डी क्यू माइनस क्यू क्यूब डी वाई, तो यहाँ पे पी डी क्यू यहाँ पे भी है तो इस वैल्यू को हम रख देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या किया गया है यहां से हम निकाल लेते हैं क्यू डी वाई की वैल्यू, तो क्यू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी वाई इक्वल टू माइनस पी डी एक्स हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, मतलब कि पी डी क्यू है यहाँ पे, और क्यू स्क्वायर को पहले अलग कर लो और क्यू डी वाई हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को अलग कर लिया हमने, एक क्यू बच गया, क्यू डी वाई हो गया, और क्यू डी वाई किसके इक्वल है, माइनस पी डी एक्स के इक्वल है, तो माइनस पी डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम देखो इसमें भी p है, इसमें भी p है, दोनों p को हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो p और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, p कॉमन निकाल लिया, डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी एक्स जो है डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी एक्स यहाँ से आ गया। अब देखिए क्यू स्क्वायर को इसको डिवाइड में लाते हैं, मतलब पूरे इक्वेशन को क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से क्यू जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर,
और 1/q का इंटीग्रेशन होता है -1/q का इंटीग्रेशन 1/q² या फिर 1/q का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1/q का डिफरेंशिएशन -1/q का स्क्वायर या 1/q² का इंटीग्रेशन होता है -1/q। इसलिए हमने कुछ इसको इस फॉर्म में परिवर्तित कर दिया। तो d इज इक्वल टू -1/q प्लस x इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पे b, और ये जो फंक्शन जो फर्स्ट में हम लोग मान चुके हैं वो क्या है, ये अगर a है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a हो जाएगा। इसलिए a की जगह पे हमने क्या रख दिया, z रख दिया। देखो fz आ गया, z आ गया है क्योंकि इसको फंक्शन ऑफ a मानते हैं, b को हम फंक्शन ऑफ a मानते हैं। यहाँ पे -1/q प्लस x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, तो a की जगह पे आ गया z, तो fz इक्वल टू -1/q प्लस x। और 1q को हम लिख सकते हैं, q को टू डेल z अपॉन डेल x, और तो 1/q क्या हो जाएगा, 1/q इज इक्वल टू डेल z x अपॉन q इक्वल टू डेल z अपॉन डेल y, तो 1/q इक्वल टू डेल y अपॉन डेल z हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आ गया डेल y अपॉन डेल z। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं z के रिस्पेक्ट में। इस जो इक्वेशन प्राप्त हुआ उसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे y प्राप्त हो जाएगा, x जो है कांस्टेंट है तो यहाँ पे xz प्राप्त हो जाएगा, तो y माइनस xz मिल गया हम लोग को। राइट साइड में माइनस इंटीग्रेशन fz dz को हम अलग से फंक्शन मान लेंगे f1z और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, xz को हमने पक्षांतर कर दिया राइट साइड में, तो y इज इक्वल टू xz प्लस f1z प्लस c, तो c1 को हम मान लेते हैं f2x क्योंकि x जो है कांस्टेंट है z के लिए। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, y इक्वल टू xz प्लस f1z प्लस f2x, यही हमारा रिक्वायर्ड। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, मोंजे विधि से हल कीजिए r प्लस a प्लस बी s प्लस ए बी टी इक्वल टू एक्स वाई, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो dp इक्वल टू आर डी एक्स प्लस क्यू एस डी वाई और dq इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से r की वैल्यू क्या निकलेगी, dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स तथा t इज इक्वल टू dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये हो गया। अब इन मानों को दिए गए समीकरण में रखने पर, मतलब वापस से r की वैल्यू, r की जो वैल्यू है इसमें रख दो और t की वैल्यू भी यहाँ पे रख दो, तो दोनों जगह रखने पर क्या मिल गया हम लोग को, dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए प्लस बी आ गया। यहाँ पे x जगह पे s ही रहेगा और t की जगह पे a भी तो मल्टीपल है उसका, t की जगह पे dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। ठीक है, हम पूरे इक्वेशन में, क्योंकि डिवाइड में dx dy नहीं रहना चाहिए, तो हम उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, dx dy से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, dx dy, यहाँ पे भी dx dy, तो जो कट रहा है पहले कटा दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो। ठीक है, राइट साइड में भी dx dy आ जाएगा, तो यहां से dx और dx कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे dy और dy कट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो dp dy, dp dy बच गया, बिना s वाले टर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे s है, यहाँ पे dq ab dq और साथ में क्या बचेगा, dx आ जाएगा। ठीक है, साथ में dx आ गया। राइट साइड में s नहीं है तो x y dx dy हमने पक्षांतर कर दिया तब। ठीक है, अब s वाला टर्म देख लेते हैं, s वाले टर्म में कौन कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस s को बाहर निकालेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy बचेगा और यहाँ पे dy, तो dy का स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे a प्लस बी और s का मल्टीपल क्या है, इसलिए यहाँ पे a प्लस बी dx dy आ गया। यहाँ पे s माइनस बाहर निकल जाएगा तो dx का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, dx यहाँ पे और यहाँ पे कटा नहीं था इसलिए dx का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए तो मोंजे का सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, मोंजे का सहायक समीकरण, ये इसको इक्वल टू 0 रखना है और यहाँ पे s का जो मल्टीपल होगा उसको भी 0 के इक्वल रखना है। तो dp dy प्लस ab dq dx माइनस एक्स वाई dx dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा इसको जो इक्वल के टू 0 रखे हैं, dy स्क्वायर माइनस a प्लस बी dx dy प्लस ab dx के स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये वाला है। समीकरण नंबर 2 से क्या मिल गया हम लोग को, dy माइनस बी dx मिल गया। कैसे मिला, तो देखिए यहाँ पे dy स्क्वायर है तो यहां से निकाल लेते हैं dy स्क्वायर, यहाँ पे माइनस a dx dy
dx dy माइनस b dx dy प्लस ab dx का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए dy हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा dy माइनस ए डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या कॉमन निकालेंगे b dx कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ माइनस b dx कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा dy बचेगा, dy माइनस a dx बच जाएगा। तो क्या बचा dy माइनस a dx, dy माइनस a dx कॉमन निकालेंगे dy माइनस b dx बच जाएगा। तो दोनों अलग अलग हो गए और दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख दिए। तो dy माइनस बी डी एक्स और dy माइनस ए डी एक्स दोनों आ गए, वहां से सॉल्व करने पर दोनों को 0 के बराबर रख दिए। यहां से हमने इसका जब इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला हम लोग को y माइनस बी एक्स, जो कि एक इक्वल जिसको हमने रख दिया, ठीक है। और यहां से भी जब इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा यहाँ पे q की वैल्यू p की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, p और q की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण नंबर 1 तथा 3 से समीकरण नंबर 3 ये वाला है, dy की वैल्यू हम यहाँ पे b dx ले सकते हैं, ठीक है, b dx ले सकते हैं, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 कौन सा है, समीकरण नंबर 1 है ये वाला, और dy की वैल्यू आई थिंक यहाँ पे रख देना है। तो देखो यहाँ पे dy की वैल्यू रखने के बाद में उसको 0 के बराबर रख दिया गया है। देखो ये जो वैल्यू है इसमें हम dy की वैल्यू रख देते हैं, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a dx, b dx हो जाएगा, ठीक है। dy इक्वल टू b dx हो जाएगा, यहाँ पे b dx, यहाँ पे dx तो है ही, यहाँ पे dy की जगह पे b dx। अब पूरे में b dx है क्या, देखो b dx यहाँ पे भी है, b dx यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी b dx है, पूरे से सबको बाहर निकाल के डिवाइड कर दो। तो क्या बचेगा डी क्यूब बच गया, डी क्यूब बच गया, डी dp प्लस a डी क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स। देखो dp प्लस ए डी क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स, या dp प्लस ए डी क्यूब, ठीक है, dp प्लस ए डी क्यूब और x और y की जगह पे क्या रख दिया गया है bx प्लस a। यहां से bx को पक्षांतर करने के बाद में क्या हो जाएगा y की वैल्यू bx प्लस a आ जाएगी यहाँ से। तो हमने रख दिया y की जगह पे bx प्लस a, क्योंकि y को हटाना था यहाँ से ताकि इंटीग्रेशन करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब देखो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जब इसका देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, p की जगह पे यहाँ पे b आ जाएगा, a डी क्यू की जगह पे पी क्यू आ गया, p प्लस ए क्यू मिल गया, यहाँ पे बी एक्स स्क्वेयर है माइनस बी एक्स स्क्वेयर है प्लस ए एक्स है, तो यहाँ पे माइनस बी एक्स क्यू अपॉन 3 आ जाएगा, बी एक्स क्यू अपॉन 3, यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ए एक्स का स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू बी, जो कि एफ ए है, ठीक है, जो कि एफ ए है। और एफ ए किसके इक्वल है, y माइनस बी एक्स के इक्वल है, तो इसको f1 y माइनस बी एक्स के इक्वल रख देंगे, ठीक है, y माइनस बी एक्स के इक्वल रख देंगे। तो एक मध्यवर्ती समाकल क्या हो जाएगा p प्लस ए क्यूब माइनस b बाई 3 एक्स क्यूब माइनस a की वैल्यू y माइनस बी एक्स, तो y माइनस बी एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा p प्लस ए क्यूब प्लस 1/6 बी एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई f1 y माइनस इक्वल टू f1 y माइनस बी एक्स, ये हमें मिल गया। सेम वैसे ही समीकरण नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा p प्लस बी क्यूब 1/6 ए एक्स क्यूब 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू f2 y माइनस ए एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा आंसर नहीं, अभी p प्लस ए क्यू मिला है और p प्लस बी क्यू मिला है, हमें यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p के लिए समीकरण नंबर 5 तथा 6 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 5 कौन सा है ये वाला, और समीकरण नंबर 6 ये वाला है। समीकरण 5 और 6 से हल करने पर दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कुछ मिलेगा क्या, p और p माइनस हो जाएंगे, यहाँ से a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा और q बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से q को निकाल सकते हैं, और जो भी माइनस होता है उसको माइनस करने के बाद देखो यहाँ पे b माइनस a आ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि सेम सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे f1 माइनस f2 हो जाएगा। तो देखो a माइनस बी जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, a माइनस बी उसको डिवाइड में ले गया है, देखो डिवाइड में ले जा चुके हैं, क्यों निकल रहा है, जब माइनस किए तो p तो हट गया, क्यों निकल रहा था, इसलिए इसको डिवाइड में ले गए a माइनस बी। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा इतना, और p कैसे प्राप्त होगा, फिर p को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो
a प्लस बी और q हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो a प्लस बी मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए दोनों को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, q की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इतना आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों से आपको निकालना है p और q की वैल्यू। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो p का वैल्यू निकलेगा, q का वैल्यू निकलेगा, और जब ऐड करोगे तो p का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहां से P और Q निकल गया। P और Q के मान को dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखने पर, उसमें रखने के बाद में देखो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो P का जितना भी वैल्यू है सबको हमने यहाँ पे रख दिया यहाँ तक, और Q का जो वैल्यू है उसको पूरा यहाँ पे रख दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व कर छोड़ सकते हैं। और अगर आगे इसका अच्छा समाकलन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो समाकलन करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो बताइएगा मुझे, मैं इसका सॉल्यूशन जो है एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था लास्ट हमारा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे जो वीडियो की अपडेट है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच, गुड बाय।